बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हमने क्लास 9th फिजिक्स न्यू बुक जिसका चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो ऑलमोस्ट हम फिनिश करने के करीब हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 11 है और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस पर बात होगी। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, आपको इनके आंसर्स मैंने करवाने हैं, साथ एक्सप्लेन भी करने हैं। तो आप फौरन अपनी बुक का पेज नंबर 77 बुक का पेज नंबर 77 आप ओपन कर लेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले है जी 3.1। मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, फिर उसके बाद उसके आंसर की तरफ जाएंगे। टू आइस स्केटर्स वेइंग 60 किलो, दो भाई आइस स्केटर हैं, एक का वेट 60 किलोग्राम है, दूसरे का 80 किलोग्राम है। पुश अप अगेंस्ट, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक। आइस ट्रैक जाहिर सी बात है वो फ्रिक्शनलेस होता है, उस पर अगर पुश करेंगे तो वो दोनों जो है वो उसके ऊपर फिर स्केट करना शुरू हो जाएंगे। 60 किलोग्राम स्केटर गेन्स ए वेलोसिटी, जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को पुश कर दिया तो 4 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। कंसीडरिंग ऑल द रेलेवेंट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व, मतलब आपने दूसरे की भी कैलकुलेशन सारी करके उसकी भी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन हो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू दिस, कैसे इस सिचुएशन में न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो ये क्या है, एक्शन। उस एक्शन के नतीजे में दोनों मूव करते हैं, ये रिएक्शन है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मोमेंटम पैदा होगा जब तक वो एक दूसरे को पुश नहीं करती, उस वक्त दोनों का टोटल मोमेंटम क्या था, 0। लेकिन आफ्टर पुशिंग जो है उनमें मोमेंटम जो पैदा होगा उससे हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम पहले लिख लेते हैं कि दोनों के जो मैसेज हैं, एक का मैस 60 किलोग्राम है, दो स्केटर्स का, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूंगा, मतलब वो मैस ऑफ स्केटर 1, मैस ऑफ स्केटर 2, मतलब उनसे बचने के लिए आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि M1 लिख दें। पहले M1 कितना है जी आपके पास? M1 आपके पास है 60 किलोग्राम, ठीक है जी। और उसकी जो वेलोसिटी है वो V1 है, वो कितनी दी गई है, 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जो M2 है, दूसरे स्केटर का मैस वो है 80 किलोग्राम और उसकी जो वेलोसिटी है V2, ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो भाई क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे यहां पर, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी, उसके मुताबिक क्या होगा कि पहले जब वो अभी एक दूसरे को पुश नहीं किया दोनों स्केटर्स ने, उस वक्त मोमेंटम क्या होगा, बिफोर पुशिंग वो 0 होगा। लेकिन बाद वाला क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2। यहां से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की। तो क्या करेंगे आप, इसको ले जाएं दूसरी तरफ, 0 माइनस, यानी 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी माइनस M1 V1, और ये जो M2 है ये भी इसको डिवाइड कर देगा। M2 किसके इक्वल आ गया, V2। यहां से आप V2 की वैल्यूज पुट करके बाय पुटिंग वैल्यूज, M1 की वैल्यू कितनी है, 60, यानी माइनस 60 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय M2 कितना है, 80 किलोग्राम, और किसके इक्वल है, V2 के। लो भाई कैलकुलेटर पे कर लें इसको आप सॉल्व, वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं, चलें फिर भी अच्छा होता है कि आप कैलकुलेटर पे कर लें। 60 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 240 डिवाइडेड बाय 80, आंसर आता है 3, ठीक है। सारे को सॉल्व करके ये किलोग्राम किलोग्राम के साथ कट जाएगा, यानी -3 मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाती है। अब यहां से हमें क्या समझ आ रही है कि हमने जो V2 है उसकी वैल्यू माइनस में हमारे ये भी बता रही है कि भाई जब वो एक दूसरे को पुश करेंगे तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होगी, दोनों पुश कर रहे हैं। मतलब एक इस तरफ खड़ा है, उसने उसको पुश किया, उसने, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। तो फिर वेलोसिटी यकीनन माइनस आनी है, एक की अगर पॉजिटिव रखते हैं तो दूसरे की नेगेटिव होगी। तो दिस शोज, इसके नीचे आप लिखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, दिस शोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन
ठीक है जी। बोथ स्केटर्स अप्लाई equal and opposite forces on each other. Forces on each other. ये बेटा इसका आंसर होगा आपके, इसको आपने नोट कर लेना है। ये 3.1 जो आपसे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन पूछा गया था, आप इस तरह इसका आंसर जो है वो देंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं 3.2 की तरफ। उसमें क्या पूछा गया है जी? 3.2 में पूछा ये गया है 3.2, inflatable airbags are installed in the vehicles as safety equipment। अब एयरबैग्स आपने देखे हैं अक्सर गाड़ियों में होते हैं, ठीक है, जैसे कुशन होते हैं वो रखे हुए होते हैं, ठीक है। किस लिए? उसका मकसद, पर्पस क्या होता है? वो आप समझते हैं कि गाड़ी में आप अगर बैठे हैं सेफ्टी के लिए होते हैं। जैसे आप सीट बेल्ट पहनते हैं वो भी सेफ्टी के लिए होती है। ये गाड़ी की स्पीड में या रास्ते में स्पीड ब्रेकर आता है या ब्रेक्स लगती हैं, तो उसकी वजह से जो एकदम से मोमेंटम बढ़ता है गाड़ी का या होता है, तो उसका जो असर होता है, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो inflatable airbags are installed in the vehicle as safety equipment in terms of momentum. What is the advantage of airbags over seat belts? तो यही हमने इसका आंसर जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया, तो उसी को मैं यहाँ आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखें आपने ये इक्वेशन पढ़ी, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी। इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोर्स के। ये पूरा रिलेशन हमने प्रूव किया हुआ है। उसी के तहत आपने इसको बताना है कि according to this equation, airbags in cars reduce the chance of injury because they increase time taken by human inside the car to change its momentum thus force will decrease and chance of injury will also decreases। नहीं भाई, ये इसका आंसर होगा। मैं फिर से एक दफा आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जब आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे कि इसमें क्या है, फोर्स इक्वल डेल्टा P बाई टी, मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इसके इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एयरबैग्स इन कार्स क्या करती हैं? रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी। मतलब वो चांस ऑफ इंजरी कैसे कम हो जाता है? क्योंकि वो क्या करते हैं? टाइम बढ़ा देते हैं। मतलब जो
चोट लगने का चांस है। एयर बैग्स की वजह से क्या होता है कि उस इफेक्ट को वो क्या करेंगे, उसका टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए उससे आपको इंजरी चोट कम आएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको और बेहतर तरीके से ऐसे भी दे सकता हूँ कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं तो आपके जो शॉक्स होते हैं, अगर शॉक्स आपके अच्छे होते हैं तो आप अगर किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरते हैं या एकदम से ब्रेक लगती है या किसी ऊंचे नीचे रास्ते पर मूव करते हैं तो वो शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं कि वो जो एकदम से झटका पैदा होता है उसका टाइम बढ़ा देते हैं, मतलब उसको डैम्ड ऑसिलेशन को डैम करते हैं, यानी डैम करने की वजह से टाइम बढ़ जाता है और जो एकदम से झटका लगना है वो आराम से आप ऐसे, इसी तरह से ये काम एयर बैग्स भी काम करते हैं। ह्यूमन इनसाइड द कार टू चेंज इट्स मोमेंटम, दस फोर्स विल क्या होगी, डिक्रीज, एंड चांस ऑफ इंजरी क्या हो जाएगा, विल आल्सो डिक्रीजेस। ये था भाई 3.2। इसके बाद हम आगे चलते हैं 3.3 की तरफ। 3.3 में एक क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या यहां पर पूछा गया है कि अ हॉर्स रिफ्यूजेस टू पुल अ कार्ट, मतलब घोड़ा जो है वो कार्ट को नहीं खींच रहा, वो इनकार कर दिया उसने। द हॉर्स आर्ग्यूज, और वो आर्ग्यू क्या देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वो कहते हैं जी व्हाट एवर फोर्स आई exert on the card will exert an equal and opposite force on me, कि मैं अगर छकड़े को खींचूं जितनी फोर्स मैं उस पर लगाऊंगा उसको खींचने के लिए उतनी फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक वो भी मुझ पर लगाएगा। तो क्या होगा, सिंस द नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी, जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूं एक्शन की शक्ल में उतना रिएक्शन भी हो रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होगी, देयरफॉर आई हैव नो चांस ऑफ एक्सेलरेटिंग पुलिंग द कार्ड। तो कोई भाई मतलब मैं अगर फोर्स लगा भी दूं तो मैं उसको खींच नहीं सकता, वो चलेगा नहीं, एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस रीजनिंग। अब घोड़े ने ये बात की है तो इसकी जो रीजन है घोड़े की उसको आप कैसे गलत साबित करेंगे, ठीक है। देखें, मैं आपको लिखवाने से पहले ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि घोड़े की जो ओपिनियन है वो उसकी जो रीजनिंग है वो रॉन्ग है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो जरूर लगती है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है वो दोनों यहाँ पर बॉडी डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। तो यहां से हम लोग लेते हैं इसी बात को लेकर, द रॉन्ग विद द हॉर्स, द रॉन्ग विद द हॉर्स the horse reasoning is that both forces are not acting, both forces are not acting or not acting on the same object, but acting on but acting on two different objects, two different objects. So the net force, so the net force will not be zero, will not be zero. Therefore, therefore, these forces will these forces will not be cancelled, not be cancelled, and and acceleration
will be produced. जी बात की समझ आ गई। देखिए जो मैंने शुरू में आपको बात समझा दी, अगर तो एक ही बॉडी पर दोनों फोर्सेस लग रही होती, एक्शन एंड रिएक्शन उसी पर होता, तो यकीनन वो कैंसिल कर सकते थे। लेकिन बॉडीज यहाँ पर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, घोड़ा जो है वो कार्ट के ऊपर एक्शन की सूरत में फोर्स लगाता है और कार्ट रिएक्शन की शक्ल में घोड़े पर, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा और वो जो छकड़ा है कार्ट है उसको वो एक्सेलरेट कर सकता है। इसलिए घोड़ा जो है वो अपनी ओपिनियन में इस वक्त रॉन्ग है, गलत है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है 3.4। जी 3.4 में क्या कहा गया है, when a cricket ball hits high, a fielder tries to catch it. While holding the ball, she draws hands backward. Why? अक्सर आपने देखा है कि जब कोई क्रिकेटर जो है, सपोज ये समझे कि मेरे पास इस वक्त बॉल है, तो बॉल जब उसकी तरफ आता है तो वो कैच ऐसे नहीं करता, शायद आपको ना नजर आया हो, वो कैच ऐसे उसकी तरफ नहीं, हाथ वो जब कैच कर रहा होता है वो ऐसे कैच करता है, मतलब उसको हाथों के साथ थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है। यानी बॉल को कैच करते हुए वो क्या करता है कि असल में बॉल जो उसकी तरफ आ रहा होता है, उसके हाथों को, जाहिर है बॉल हार्ड होता है, चोट लगनी होती है, तेज होता है, बड़ी स्पीड पे आ रहा था, वेलोसिटी भी तेज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर वो इस तरह कैच करेगा तो कैच छूटने के भी चांसेस ज्यादा हैं, और चलिए अगर पकड़ भी ले तो उसके हाथों को इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उस वक्त उसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो उस बॉल को बजाय ऐसे पकड़ने के, फौरन ऐसे करके बॉल को, वो बॉल उसकी तरफ आ रही है, ऊपर से आ रही है या नीचे सामने से आ रही है, जहां से भी, सपोज ऊपर से आ रही है, तो ऊपर ऐसे नहीं पकड़ेगा, वो उसको ऐसे पकड़ेगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि उससे भी वो जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को वो कम कर देगा। ठीक है, वही बात जो पीछे भी हुई। तो एज वी नो, वही बात हम करेंगे जो पीछे हमने लिखी थी, उसी से स्टार्ट करेंगे। एज वी नो, एफ किसके इक्वल है, अभी पीछे मैंने बताया डेल्टा पी बाई टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल है। इसके बारे में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जैसे पीछे हमने प्रूव किया, इसी तरह से यहां पर भी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, when the fielder when the fielder will draw his hands will draw his hands back, द चांस ऑफ इंजरी, जिसकी मैं बात कर चुका हूं, वही बात, द चांस ऑफ इंजरी आप लिखेंगे, द चांस ऑफ इंजरी विल रिड्यूस, because time taken because time taken because time taken by the ball to change its momentum its momentum will increase, which will decrease, which will decrease the force and decrease the force एंड चांस ऑफ इंजरी, यानी दोनों चीजों को वो डिक्रीज कर देगा। चांस ऑफ, क्योंकि टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो असर होगा उसका वो कम हो जाएगा मोमेंटम का। तो इस तरह से क्या होगा कि भाई
फोर्स जो उसकी लगनी थी वो भी कम हो गई और साथ साथ इंजरी के चांसेस भी कम हो गए। ये था जी 3.4। उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम अपने लेक्चर में पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि ये ना सिर्फ के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, बल्कि यही टॉपिक जो है या उससे पिछला टॉपिक मैंने आपको जो पढ़ाया था मोमेंटम वाला टॉपिक, जिसमें इम्पल्स भी पढ़ा था आपने और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो फोर्स के इक्वल है, मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप देख रहे हैं कि आपके कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में इनका कितना ज्यादा रोल है, इवन न्यूमेरिकल्स में भी आपने देखा था। अब 3.5 की तरफ आते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन है जी, व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट onto the river bank, why does the jumper often fall into the water? explain। मतलब क्वेश्चन ये है कि जब एक बंदा बोट में बैठा हुआ है, सपोज ये समझे बोट है, अब यहां कोई पर्सन बोट से, ये वाटर है, उसके बाद ये वो मतलब यहां से वो छलांग मार के, तो वो चाह रहा है कि मैं जो है वो इसको क्रॉस कर लूं, ठीक है जी, यानी रिवर बैंक पर चला जाए। तो बोट, चूंकि आपको पता है कि बोट से उसने क्या करना है, उसने जंप करना है। जंप जब करेगा तो वो उस पर, बोट पर क्या लगाएगा, एक्शन, ठीक है जी। जो एक्शन उस पर लगाएगा तो उसकी वजह से बोट भी तो अपना रिएक्शन दिखाएगी ना। होगा क्या कि वो जंप करेगा, उसको लग रहा होगा कि वो जंप करके तो वो जा सकता है, लेकिन बोट का जो रिएक्शन है उसकी वजह से बजाय वो यहां से जंप करके यहां पहुंचे, वो सीधा किस में गिर जाता है, वो पानी में गिर जाता है सीधा, ठीक है। इसी के अंदर सादा लफ्जों में वो समझिए कि ये अभी वो पानी में गिर गया, ये जी गिर गया, ठीक है। तो हुआ क्या है कि भाई जो बोट ने अपना रिएक्शन भी तो करना है ना, इसी वजह से। तो चलें भाई, इसको जरा मैं लिखवा देता हूं आपको। अब यही सारा 3.5 है, आंसर लिखवा देता हूं। व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट, व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट onto the river bank, onto the river bank, he applies action। जो बात मैंने आपको समझाई वो क्या लगाएगा, एक्शन। ही अप्लाइज एक्शन एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, an equal and opposite, an equal and opposite reaction on him to fall into the water, to fall into the water। जी ये था 3.5। इसके बाद एक ही सिर्फ रह जाता है 3.6, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इमेजिन दैट इफ फ्रिक्शन वैनिशेस सडनली फ्रॉम एवरीथिंग, देन व्हाट कुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटी। अगर एकदम से कह रहे हैं कि भाई अचानक से फ्रिक्शन ही खत्म हो जाए, हर चीज की फ्रिक्शन खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके साथ। तो भाई मतलब जो आपकी डेली लाइफ है वो सारी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। मतलब हर चीज जो आपकी धर्म भरम हो जाएगी। मतलब आप इवन के लिखते हैं, टू राइट करते हैं वो नहीं कर सकते, टू वॉक करते हैं वो नहीं कर सकते, रन करते हैं वो नहीं कर सकते। तो आपकी जितने भी काम हैं दुनिया के, सादा लफ्जों में आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट फ्रिक्शन। तो आप लिखें जी इसका आंसर इफ द फ्रिक्शन वैनिशेस,
if the friction vanishes suddenly, then we can do nothing. हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो मैं अभी आपको बात समझा रहा हूं. Nothing, we cannot walk, और राइट. कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बीच में से. ना तो हम चल सकते हैं ना लिख सकते हैं. ठीक है जी. वी कैन नॉट होल्ड एनीथिंग. किसी चीज को देखें, मैंने भी मार्कर होल्ड किया तो फ्रिक्शन है मेरे हैंड और इसके दरमियान. अगर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस हो जाए, तो मैं तो इसको होल्ड भी नहीं कर सकता. ठीक है. वी कैन नॉट होल्ड एनीथिंग डेली लाइफ. सादा लफ्जों में क्या हो जाएगी फिर? डेली लाइफ विल कोलैप्स. तितर बितर हो जाएगी, उलट पुलट हो जाएगी, दरम बरम हो जाएगी. ये होगा भी. आज के लिए बेटा यही था हमारा. ठीक है. ये आपके सारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे जो आपकी बुक में, नई बुक में दिए गए. पुरानी बुक्स में ये क्वेश्चंस इस तरह से नहीं होते थे. ठीक है. आप जरा कंसेप्चुअल ज्यादा हो रहा है. तो बेटा ये आज के लिए आपके लिए इतना ही है. आपने करना क्या है कि इन क्वेश्चंस को जब आप वीडियो देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग तो आप यकीनन लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बेटा इसको आपने लर्न भी करना होता है और अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि आपने बोर्ड के पेपर्स में अपीयर होने के लिए लिखना है बिलाखिर. तो अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, समझना सारा कुछ है, लेकिन रिटन प्रैक्टिस करना जो है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. तो यकीनन आप करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं. तो भाई आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.